नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग पिछले कुछ दिनों से एंगस टिसन की पुस्तक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 1000 एडी तक भारत को 33.5% बता रहे हैं, चीन को थोड़ा उससे कम, और उसके बाद भारत का कम करते जा रहे हैं, चीन का बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मेथोडोलॉजी पर एक टॉक किया। दूसरा टॉक हम लोगों ने किया कि इससे जो ये जो इतना भयंकर झूठ है एंगस मेडिसन का, सहज स्वीकार है लोगों को, क्योंकि उनके चित्त में है कि भारत 1000 साल से गुलाम है। और ये नैरेटिव मोटा-मोटी 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू की गई, 20वीं शताब्दी में लिपि पोती गई, और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेहरू एंड कंपनी के द्वारा भारत में फैला दी गई। उन्होंने पिछले भाषण में यूरोपियन सोर्सेस को ही कोट करके बताया, 1000 एडी के बाद गुलामी की बात तो छोड़ दीजिए, ये भारत के एक्सपेंशन का काल था। उसको संक्षेप में कहा है विस्तार का। किसी एक में हम विस्तार से बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो सुनते ही लोग चौंक जाएंगे, अपने आधिकारिक 2300 साल के इतिहास में चीन नाम का ये क्षेत्र, नेशन स्टेट नहीं कह रही हूं, ये क्षेत्र 1800 साल तक पराधीन थे। या बहुत से लोग गुलाम कहना पसंद करें शायद, या गुलाम सुनना ना पसंद करें चीन के विषय में, क्योंकि आजकल वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। तो 1800 साल तक चीन पराधीन है, और पराधीन क्यों है, आज हम इस पर चर्चा करें। तो आपको ध्यान होगा, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक का एटलस दिखाया था। एटलस का पेज ये रहा, एटलस ये रहा पेज 100, ये दिखाया था। और इसके द्वारा मैंने बताया था कुल चीन तो बस ये इतना नन्हा सा है, पीकिंग के पास, वांगहो नदी के ऊपर। और ये जो बाद में बड़ा बड़ा बता रहे हैं, ये वस्तुतः विदेशी शासकों का साम्राज्य है या राज्य है। इनको विदेशी कौन कह रहा है? स्वयं चीनी कह रहे हैं। हम लोगों को कैसे पता? 1949 के बाद माओ से तुंग के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस विराट भूभाग पर कब्जा किया है, वो जिस इतिहास को बता रहा है एक, और जो इतिहास यूरो अमेरिकन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट बता रहा है, वो दोनों के अनुसार ये तो फॉरेन एग्रेसर्स का ऑक्युपाइड एरिया है। ये जो फॉरेन एग्रेसर्स हैं, सब के सब भारतवंशी हैं। अब सबसे पहले मैं उठा रही हूं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना का ये वॉल्यूम 6 है। इस वॉल्यूम का नाम है एलियन रेजीम्स एंड बॉर्डर स्टेट्स, 907 से लेकर 1368, यानी 10वीं शताब्दी। ये पूरा ही लिया है, 907 है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, यानी 500 साल का तो ये मेरे हाथ में एक है। और ये 500 साल में मामला क्या है, यहाँ कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पर हैं यहाँ पर तुरुस्कों का साम्राज्य। अब इसके पहले और इसके बाद का भी मैं आपको बताऊंगी। तुरुस्क कौन है? जिनको जिनको ये अंग्रेजी में TANG, टैंग, तंग, तुंग जो बोलते हो, ये हैं तुर्क लोग। वस्तुतः मूल शब्द है तुरुस्क, जिसमें आधा गायब होके तुर्क हो गया है, तुर्क से टर्क हो गया है, टर्क से तैंग हो गया है। तो इस पीरियड में 755 से 1005, अभी तो हमने बताया था
907 से। अब ये दूसरी पुस्तक से जो बता रही हूँ, 755 यानी 8वीं शताब्दी से 1005 यानी 10वीं शताब्दी के समाप्ति तक किसका राज्य है? तुरुस्कों का राज्य है, सुंगों का राज्य है, और लियाओ लियू LIAO जो भी है, ये सब के सब तुरुस्क है। इसके बाद जो राज्य है वो राज्य है जिन एंड सॉन्ग लोग का। ये लोग मांचू लोग हैं। और मांचुओं के बाद राज्य है मंगोलों का। तो अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना पर, वॉल्यूम 6। ये जो बता रहा है, ये पहला राज्य बता रहा है लियाओ का या लियो का या लियुई का, फिर बता रहा है हिसिया का, फिर चिन डायनेस्टी का, चिन डायनेस्टी का बता रहा है, फिर मंगोलों का बता रहा है, और मंगोलों का को युवान कहते हैं। तो युवा मंगोलों का राज्य 1368 तक है, यानी 14वीं शताब्दी तक। तो ये लोग कौन है जिसको चीन कह रहे हैं? पीकिंग से नीचे और वांगहो या पीली नदी से ऊपर का नन्हा सा क्षेत्र, इस क्षेत्र के उत्तर से जो लोग आ रहे हैं उनको चीनी लोग विदेशी कह रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में उनको बारबेरियंस कहा गया है, उनको आक्रांता कहते हैं, स्वयं को उनका गुलाम। अब मामला केवल ये 500 साल का नहीं है, मामला शुरुआत से है। ये अपना पहला एम्पायर या पहला एम्परर बताते हैं 250 BC से 210 BC में। किन्न चिन्ह अलग अलग उच्चारण है, अलग अलग अल्फाबेट से स्पेलिंग है। तो वास्तविक उच्चारण क्या है पता नहीं, चीनियों को भी पता है कि नहीं है मंदरिन भाषा में, क्योंकि वहां पर अल्फाबेट वर्ण तो है ही नहीं। अल्फाबेट क्या है? कुछ चित्र हैं, और उन चित्रों के आधार पर अनेकानेक प्रकार के उच्चारण और अर्थ हैं। तो इस चिन्ह को ये कहते हैं कि हमारा पहला चीनी शासक है। किसका? इतने बड़े क्षेत्र का। इस क्षेत्र में संपूर्ण तिब्बत नहीं है, स्वाभाविक है, ये 20वीं शताब्दी में गया है। सिक्योंग भी नहीं है, इसमें पीली नदी के नीचे वाला क्षेत्र भी नहीं है, इसमें मंगोलिया भी नहीं है, मंचूरिया भी नहीं है। ये एक नन्हा सा क्षेत्र है। कमाल की बात है, इसने एक टेराकोटा आर्मी बनाई। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो टेराकोटा आर्मी देखेगी। नरेंद्र मोदी जी जब गए थे तो टेराकोटा आर्मी उन्होंने विजिट किया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आप लोग देखिएगा। सब टेराकोटा आर्मी के सैनिक 6 फुटुआ जवान, एक भी नटुल्ला गोल मुंह वाला चिपटी नाक वाला पतली आंख वाला चीनी नहीं है। ये सब के सब 6 फिटिया उत्तरी मंगोल लोग या शक लोग या हुण लोग हैं। हुण तो छोटे हैं, मंगोल और शक। तो पहले को भी चीनी माना जाए कि ना माना जाए, इस पर विवाद है। और इसको भगाकर जो हैन लोग आते हैं, उसके बाद हुण लोग आते हैं। तरह तरह का इनका उच्चारण है, वैंग मैंग और हैन आते हैं। और उसके बाद 189 से 550 तक इनका भयंकर मार काट का, और नन्हा सा क्षेत्र भी खंड खंड नन्हे नन्हे टुकड़ों में बटा हुआ है। फिर इन सबको इकट्ठा करते हैं 550 से 650 में तुरुस्क। तो मोटा मोटी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, प्रारंभ से लेकर हम लोग आ गए हैं मंगोलों पर। मंगोलों की डायनेस्टी का नाम है युवान। आज भी इनकी करेंसी को युवान कहते हैं। अरे भाई, युवान युवा, बहुत से लोग भारत में युवा को युवान कहते हैं।
स्वयं स्वामी रामदेव जी युवा नहीं कह के युवान कहते हैं, यानी अ वेरी यंग फ्रेश ब्लड डायनेस्टी, युवा यौवन के जोश से भरा हुआ वंश ये मंगोल साम्राज्य है, जिसके कुबलाई खान है। कुबलाई खान, जरा सा बेटा वो मेरी कुबलाई खान वाली पुस्तक दीजिएगा जिसमें महाकाल का है। तो ये जो कुबलाई खान है, ये तो महाकाल के उपासक है। चंगेज और कुबलाई खान यानी मंगोल सनातन धर्मी सम्राट हैं, जिनका चीन पर शासन है। तो जिसको चीन कह रहे हैं, वो न केवल एक नन्हा सा क्षेत्र है, वरन सनातन धर्मी सम्राटों का की पराधीनता में है। ये पुस्तक है कुबलाई खान। इसके पृष्ठ संख्या 194 के बाद ये महाकाल का तस्वीर है और इस पर लिखा हुआ है कुबलाईज न्यू गार्जियन महाकाल द टेरेबल। अब इनका जो स्काई गॉड ये लोग टेंगर कहते हैं, वो स्काई गॉड देवराज इंद्र हैं। इंद्र का उच्चारण कभी इनका टी साइलेंट हो जाता है, कभी जैसे नॉलेज में के साइलेंट हो जाता है। तो देवराज इंद्र का ये जो स्पेलिंग लिखते हैं वो TENGER टेंगर लिखते हैं। तो अभी जो हमारा मूल विषय है, वो मूल विषय है चीन की पराधीनता। इसके आधिकारिक इतिहास 2300 साल में 1800 साल, और मंगोलों के बाद इनके यहाँ एक मिंग है 100-150 साल के लिए। मिंग वगैरह की कथा मैं अलग से विस्तार से बताऊंगी। और मिंगों को भगाकर पुनः मांचू है। मांचू और मंगोलों में शायद उतना ही अंतर है जितना यूपी वाले और बिहार वाले, या यूपी वाले ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी वालों में अंतर है, या वेस्टर्न यूपी वाले जाटों में और राजस्थान के जाटों में अंतर है, या पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल वालों में अंतर है। ये मिलते जुलते से लोग हैं। और मांचुओं का राज कब तक है? 1931 तक। बहुत संक्षेप में मैं बात कही हूँ। और एक चीज मैं और दिखाने जा रही हूँ। चीन का जब कहीं आप नक्शा देखेंगे, आपको एक चीज और दिखाई देगी, क्रैडल स्टेट, कोर स्टेट और करंट स्टेट, या इसको प्रोविंसेस भी कहते हैं। कोर क्रैडल प्रोविंसेस, कोर प्रोविंसेस और करंट प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं। ये जो पीला पीला सा लाइन सा दिख रहा है, ये है वही पीकिंग के पास। और ये जो हरी सी नदी, ये हरी सी जो दिख रही है, ये वांगहो नदी है। नदी के ऊपर वाला हिस्सा ये है क्रैडल स्टेट। कुल चीन कुल इतना है। इसके ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला कुछ नहीं है। और इस पीले के बाद एक और लाइन आपको पीली पीली सी दिख रही है, ये कोर स्टेट है। ये कोर स्टेट है इन उत्तरी तुरुष्कों का, शकों का, हुणों का, मंगोलों का राज्य। और जो ये इतना बड़ा नक्शा दिख रहा है, ये तो 1949 के बाद 1960 के भीतर का मामला है। तो हम लोगों को तो ये बताया गया है, लगातार हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम 1000 साल से गुलाम हैं। आप किसके गुलाम हैं? उस गुलामी के साक्ष्य कहाँ हैं? जिन साक्ष्यों को बताया जाता है, उन साक्ष्यों की मूल पांडुलिपियां कहाँ हैं? उन पांडुलिपियों का जो अंग्रेजी अनुवाद हम पढ़ते हैं, उन अनुवादों में ये लिखा होता है, मूल पांडुलिपि तो गायब है। हमको जो मिली, यानी अनुवादकर्ता को जो मिली,
वो पारसी या फारसी, प नहीं बोल पाते हैं तो फ कहते हैं। पारसी वही अपने रतन टाटा जी पारसी, पारसी भाषा में मिली। क्यों भाई पारसी भाषा में तुमको सब चीज क्यों मिलती है? तुमको ना तो अरबी भाषा में मिलती है जो तुम कहते हो कि अरबी उनकी लिपि है, ना तुमको तुरुस्क भाषा में मिलती है जो सब इन लोगों की भाषा है, न तुमको चगताई भाषा में मिलती है। हर बार तुमको पारसी लिपि और पारसी भाषा में मिलती है। और इनमें से टेक्स्ट कहाँ रखे हुए हैं? ये पांडुलिपियां जो मूल नहीं है, मूल का अनुवाद है, वो कहाँ रखी है? कहीं फ्रांस में, कहीं जर्मनी में, कहीं इंग्लैंड में। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि इन पांडुलिपियों को भारतीय पढ़े? क्योंकि सभी अंग्रेजी अनुवादों में ये लिखा हुआ है कि अनुवादक ने मनमानी काट छाट अर्थ लगाया। इस पर सब अलग से हम पूरा टॉक करेंगे आज के विषय में। इसी प्रकार ये जो चीन वाला मामला है, तो ये चीन वाला मामला लोगों को स्वीकार नहीं होगा। यद्यपि कैम्ब्रिज ने छापा है, ऑक्सफोर्ड ने छापा है, अमेरिका वालों ने छापा है, स्वयं चीनियों ने छापा है। मांचुओं को भगाने वाले कौन थे? चांग काई शेक और सत्येत सेन थे। क्यों भगा रहे थे? क्योंकि ये लोग विदेशी राजा थे। तो अब हम लोग जो एंगस मेडिसन पर हैं, उसमें जो खास बात मैं बताने जा रही हूँ, 1000 एडी के बाद से 1870 एडी तक आर्बिट्रेरी मनमाने ढंग से एंगस मेडिसन भारत का कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड जीडीपी घटाता जा रहा है और चीन का कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड जीडीपी बढ़ाता जा रहा है। अंडरलाइंग एजम्पशन है भारत तो पराधीन है, पहले मुसलमानों का, फिर अंग्रेजों का, और चीन तो एक महान आ, सभ्यता है, सिविलाइजेशन। ये महान कैसा है, कितना, इस पर कुछ झलकियां हम आपको अगली बार बताएं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि कास्ट नाम के किसी प्राणी का उल्लेख कहीं नहीं है। गजना उसको 7वीं शताब्दी में बताते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी में गजना के महमूद को बताते हैं। गजना के महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, इसका एक लिखित एविडेंस नहीं है। कब तक? उसके मर जाने के 300 साल बाद। दरवाजा उरवाजा तो पहली बार आता है 19वीं शताब्दी में। ये मैंने सत्तोलॉजी चैनल पर सोमनाथ का सच ऐसा 4 टॉक किया है, विस्तार से सब पुस्तकों को कोट कर करके बताया है, और ये कैसे सारा लीजेंड बिल्डअप हुआ है ये बताया। अब गजना वाले महमूद के बाद एक घूर वाले महमूद की चर्चा आती है। घूर वाले महमूद पर एक लाइन नहीं है, जबकि गजना वाले महमूद के समय 2 बड़ी पुस्तकें हैं। एक अल बरूनी की है, अल हिंद, और एक फिरदौसी, फिरदौसी है ना, कि शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी का है, शाहनामा। लेकिन उसमें गजना के इस महमूद का कोई उल्लेख नहीं। शाहनामा में उल्लेख किसका है? 10वीं शताब्दी के अंत में लिखा जा रहा है, और उल्लेख है फारस के, ईरान के प्री इस्लामिक शहनशाहों का। शाह शब्द अरबी का नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उनके हजारों साल पहले का संस्कृत मूल का शब्द है शाह। तो शाहनामा, शाहों का नामावली। इसके बाद आता है ये खिलजी हैं, तुगलक हैं, खिलजी, तुगलक, लोदी हैं। इनमें से सब के सब ये भारत के कन्वर्ट हैं। और ये बात जो मुगलों की है, उसमें तो मैंने पिछले टॉक में आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन से पढ़ के सुनाया पूरा।
कि 17वीं शताब्दी, 17वीं यानी कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय में ही इनका कोई यूनिफॉर्म शासन या गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं बता रही हूँ वो सब यूरो अमेरिकन एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट के मेन स्ट्रीम के उन पब्लिकेशंस के आधार पर बता रही हूँ जो पब्लिक डोमेन में सुविधा से उपलब्ध है। तो यदि भारत में, बनारस में, पडरौना में, भोपाल में बैठकर मुझे उपलब्ध है, तो बाकी लोगों को, एंगस मेडिसन को भी उपलब्ध है। चीन के बारे में भी उसी एस्टैब्लिशमेंट के पब्लिकेशन है, पब्लिक डोमेन में सुविधा से उपलब्ध है, मुझे भी उपलब्ध है, एंगस मेडिसन को भी उपलब्ध है। तो फिर इतना भयंकर झूठ क्यों लिखा जाता है? भयंकर झूठ लिखने का रहस्य है वो जो टेबल मैंने बताया था, पेज 262 पर, इसका 262 का अपेंडिक्स बी का टेबल B-19 रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड जीडीपी 1973 से 1998 में जो रेट ऑफ ग्रोथ है भारत का 5.07 और उसका करीब करीब आधा है जापान का, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम का और फॉर्मर यूएसएसआर का माइनस। ये जो घबराहट है, घबराहट क्या है? भारत अपने सबसे खराब गवर्नेंस के समय, खराब किस अर्थ में, जो भारतीय उद्यम, भारतीय पुरुषार्थ को चारों तरफ से गला घोटने के लिए बैठा है। कौन बैठा है? कांग्रेसी सरकार बैठी है गला घोट देने के लिए। उस समय इसका रेट ऑफ ग्रोथ ये है। और उसी समय अमेरिका जो डेवलप्ड ब्लॉक है, जो G7 है, जो आपका ये मिडिल ईस्ट वाला ब्लॉक है, ये सब भयंकर पेट्रोलियम के कारण, पेट्रोलियम वाले पैसे के कारण वो सब दुनिया भर से लूट मार करने के बावजूद जिनका रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन, भारत का रेट ऑफ ग्रोथ एक्सेंडिंग है, यहाँ से ये एसेंड कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये कब ये हो जाए? ये चिंता और तनाव अचानक 2000 के बाद, 2000 एडी के बाद, अभी 2025 चल रहा है, एक ऐसे लगातार लिटरेचर को सामने डाल रहा है जिसमें भारत अनुपस्थित सा है। एंगस मेडिसन के संपूर्ण पुस्तक में, जिसमें 1870 तक भारत का जीडीपी यूनाइटेड स्टेट्स के जीडीपी, यूनाइटेड किंगडम के जीडीपी से ज्यादा है। भारत के बारे में 4 पन्ना नहीं। जब वो 0 से 1000 एडी की बात कर रहा है, जिसमें ये सारे देश अनुपस्थित है एंगस मेडिसन के टेबल में और पुस्तक में, और भारत दे रहा है 32.9, तब नहीं है। जब भारत दे रहा है 28.9, तब भी 2 पन्ना भारत पर नहीं है। जब 1500 में भारत दे रहा है 24.5, तो भी नहीं है। जब 1600 में 22.6, 1700 में 24.4 दे रहा है, तो भी 2 पन्ना नहीं है। भारत शब्द भी अनुपस्थित है। शब्द ये देते हैं साउथ एशिया, और इसका लॉजिक क्या देते हैं जी? अब भारत कैसे कहें? भारत में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, तो साउथ एशिया क्यों कहते हो भाई? भारत में तो अफगानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, तिब्बत भी शामिल है, तो इसको सेंट्रल एशिया कहो, साउथ एशिया कहो। और अगर ये बात है तो
चीन को तुम चीन कैसे कहते हो, उसमें तो मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, सीक्योंग, हेनान सब शामिल, तो उसका भी कोई नया नाम दो। और जिसको तुम रशिया कहते हो, उसमें केवल रशिया तो नहीं है और बहुत कुछ शामिल है, तो उसको रशिया क्यों कहते? तो डिलीबरेट मिस्चीवियस मैनिपुलेशंस हैं, नरेशन में भी और आंकड़ों में भी। और आंकड़े जहां सही सही दे भी दिए गए हैं अगर किसी कालखंड के, तो आंकड़ों के विश्लेषण में मिस्चीवियस मैनिपुलेशन है। और मिस्चीवियस मैनिपुलेशन को लॉ कानून की भाषा में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अब मैं एक और आप लोग का ध्यान खींच रही हूँ, टेबल B20 पर दिया हुआ है चाइना, इंडिया, अदर एशिया, टोटल एशिया एक्सक्लूडिंग जापान, 0 AD में 75% बता। 0 AD से 1000 AD तक एशिया को 75% बता। तो बताइए साहब, 0 AD से 1000 AD तक एशिया में भारत के अलावा और क्या है? फिर 1000 AD में 67.6% बताता है जापान को माइनस करते हुए। 1500 में 62% बताता है, 1600 में 62.9 बताता है, 1700 में 57.6 बताता है। यानी इस आंकड़े के अनुसार भी भारत 17वीं 18वीं शताब्दी तक दुनिया का आधे से ज्यादा दे रहा। कैसे? अरे भाई, एशिया में है कहाँ क्या? इस पर मैं थोड़ा सा तो बता चुकी हूँ अपने दूसरे टॉक में, और विस्तार से आगे बता। तो आज के इस टॉक के द्वारा मेरा भारत सरकार के पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और ओपिनियन मेकर्स से एक निवेदन। अगर कोई मेरी निंदा करे तो भारत का संविधान और भारत की दंड संहिता कहती है मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूं, और जो व्यक्ति मेरा मानहानि करता है उसके लिए 7 साल से 10 साल की सजा है। और अगर सिविल सूट में जाती हूँ तो जो मानहानि में का आर्थिक स्तर है, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, हर जाता है। तो सवाल ये होता है, हमारे राष्ट्र का जो डेलीबरेट मिस्चीवियस डिस्टोर्शन और मैनिपुलेशन के द्वारा मानहानि कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या क्या करे। मेरे 2-4 सुझाव हैं। ये सुझाव बड़े प्रिलिमिनरी हैं, 2-4 का 10-15 हो सकता है, मुझे फिलहाल 2-4 सुझाव। पहला कि भाई सीधे इन लोगों से एक एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए कि अगर आपको इन बातों की जानकारी नहीं है तो आप लिखने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं? अगर जानकारी है, आप ये मिस्चीवियस प्रयोग के लिए आप पर आपराधिक मुकदमा, हम हमारे देश के मानहानि का आपराधिक मुकदमा क्यों न कायम करें। एक। दूसरा, मेरा सामर्थ्य एक व्यक्ति, एक स्कॉलर के रूप में, एक विदुषी के रूप में सीमित है, छोटा है। लेकिन भारत सरकार की बहुत सी एजेंसीज हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, और पता नहीं UGC है, और पता नहीं कितनी एजेंसीज हैं, इतने यूनिवर्सिटीज हैं। स्वयं भारत सरकार का जो पहले नियोजन विभाग था, इसके लिए 4-6 महीने का काम है इस एंगस मेडिसन का एक रिज्वाइंडर तैयार करना। अब आप पूछेंगे जी, इस करने से लाभ क्या है? लाभ तो बड़ा सीधा सा है भाई। ये जो जियो पॉलिटिक्स में इतना तेजी से भूचाल आया हुआ है, सब कुछ रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है?
20वीं शताब्दी के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते गोरों ने, गोरे कौन, यूरोप वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले तो खैर गिनती में नहीं थे, इन लोगों ने मनमाने ढंग से, गैर कानूनी ढंग से जो कृत्रिम रेखाएं खींची देशों की, ये तो मिट रही, वापस अपने स्वाभाविक रूप में लाइनें आ रही हैं। तो ये सब कुछ अपने आप तो नहीं हो जाएगा। इसको करने के लिए हमको अपने क्लेम्स डालने होंगे, अपने दावे डालने होंगे, अपने असर्शन करना होगा। कहाँ? इंटरनेशनल मीटिंग्स पे। कैसी मीटिंग? जिसमें हेड ऑफ स्टेट बैठते होंगे, फॉरेन सेक्रेटरीज बैठते होंगे, और पता नहीं किन किन विभागों के लोग बैठते होंगे। तो इतना प्रिलिमिनरी तैयारी तो भारत सरकार की होनी ही चाहिए। झूठ के सहारे हम 1000 साल गुलाम हैं, चीन महान है, इस मूर्खता के साथ तो कोई ढंग का काम हो न सकेगा। नमस्कार।